Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, recently topic हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी टॉपिक क्या किया कंप्लीट किया एंड मनी टॉपिक अपने आप में काफी इजी टॉपिक प्लस एंड छोटा सा टॉपिक था, कुछ ज्यादा बहुत बड़ा कंटेंट तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं गिवन था. क्लियर. जस्ट हार्डली 2 and 3 लेक्चर्स के अंदर आपने उसकी प्रॉपर नोटिंग कॉपी पे नोट करी एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. क्लियर. प्लस अगर उसमें कोई नए क्वेश्चंस ऐड ऑन करने होंगे तो मैंने लास्ट में आपको एक ब्लैंक पेज वहां पे जरूर छोड़ा होगा. क्लियर. सो दैट कि टाइम टू टाइम अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम द सीबीएसई सैंपल पेपर या फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, जो भी आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो एक ही नोटिंग के अंदर क्या कर दिए जाएंगे, कंप्लीट कर दिए जाएंगे. बट सर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मनी सप्लाई को लेकर, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई को लेकर, सप्लायर्स ऑफ मनी कौन है. वन शॉट में एक बार आपका मनी टॉपिक अपने आप में क्या है, कंप्लीट. क्लियर. सो जिसका भी टॉपिक पेंडिंग है आप अपना ऐप के ऊपर लेक्चर्स आपके अपडेटेड हैं. जस्ट लास्ट लेक्चर मैंने अभी अपलोड नहीं करा, वो आज की डेट में आपको अपडेट कर दूंगा सो दैट कि कमिंग वेंसडे आप लोगों का मनी टॉपिक का क्या होगा, टेस्ट होगा. तो पहले आपको अनाउंस कर दूं. सो जो भी आपके पेंडिंग लेक्चर्स हैं, डाउट्स एंड ऑल, आप टाइम टू टाइम अपने डाउट्स ले सकते हैं. क्लियर. चलिए सर आज का टॉपिक नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं. जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन करनी है दैट इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी. साथ साथ थोड़ा बैलेंस हम लोग इंडियन इकोनॉमी का भी मेंटेन करेंगे. क्लियर. ऐसा ना हो कि प्योरली मैक्रो के सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएं फिर बाद में इंडियन इकोनॉमी करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि साथ साथ मैच लेके चलते हैं. तो सबसे पहले तो ये टॉपिक करने से पहले जो ऑलरेडी टॉपिक आप चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट 2 मिनट्स की रिवीजन एक बार आपको मैं वो करवाना चाहता हूं सो दैट ये टॉपिक समझने में आपको काफी इजी फील हो. प्लस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 5-6 पेजेस का अपना ये टॉपिक है. क्लियर. बट इंपॉर्टेंट जरूर है. सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो चैप्टर 1 वहां पे सिनारियो 1947 के रिगार्डिंग, जिसको आपने क्या कहा था, इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया. एंड सर कोई बहुत डिटेल में तो नहीं गए, मैंने सिर्फ आपके सामने 6 सिनारियोस क्या किए, डिस्कस किए, जिनमें से नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर, नंबर 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर, नंबर 3 फॉरेन ट्रेड को लेकर, नंबर 4 ऑक्यूपेशन को लेकर, नंबर 5 डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड नंबर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए. जो हम लोगों के हालात थे, जो हम लोगों की सिचुएशन थी जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए. क्लियर. और अपने को इतना तो पता ही है सर, जब ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल करके हमें छोड़ के गए या डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट लगाकर गए, एक्सप्लॉयट तो करा ही करा. एट दैट टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी वो अपने आप में स्टैग्नेंट एंड क्या थी, बैकवर्ड. मतलब फर्स्ट चैप्टर में 2 वर्ड आपके बहुत कॉमन मिलेंगे, वन इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड सेकंड इज बैकवर्ड इकोनॉमी. और उसके रीजन, नंबर ऑफ रीजंस वहां पे रीड आउट करे कि सर आप बाकी डिटेल छोड़ो, मेरे को सिर्फ ये 6 सिनारियोस के रिगार्डिंग तो बता दो कि इन 6 सिनारियोस में हमारी पोजीशन क्या थी. और वो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 उन्हीं 6 सिनारियोस को नेक्स्ट आगे क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा. क्लियर. मतलब सर ये जो था ये ब्रिटिशर्स तक था, जो वो हमें 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम लीव आउट करके गए, ये तब तक की सिचुएशन थी. अब नेक्स्ट ऑन, अब आप कहेंगे कि सर यहां पे चैप्टर 2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, या यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होगा. अल्टीमेटली आपने जी चैप्टर 1 के अंदर ब्रिटिशर्स की जी भर भर के बुराई की. किस बात को लेकर, सर हमें एक्सप्लॉयट किया गया, उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी. क्लियर. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज थी, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम लिया गया, जमींदार बनाए गए एंड ऑल ओवर लास्ट तक भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया गया फॉर द सेक ऑफ ब्रिटिशर्स ने अपने मोटिव के लिए रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन को लॉन्च किया.
everything was in the favor of Britishers, not for the Indians. चलो मानना ठीक है सर, ये आपकी इंडिपेंडेंस की सिचुएशन थी, बिल्कुल ओके। अब तो कमांड आपके हाथ में आ चुकी है। 1947 में आपको इंडिपेंडेंट कर दिया गया प्रॉपर वे से, ब्रिटिशर्स की अब आपके ऊपर कोई रूलिंग नहीं थी इसके बाद। अब नेक्स्ट सिनारियो बताना कि आपने क्या कर लिया, या आप लोगों ने एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा था जी सर ब्रिटिशर्स से हमें सबसे बड़ी चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये टॉपिक मेरा क्या करता है, बेस करता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कहता सर व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन? अरे सर हम भी तो पहले हमारे राजा महाराजा सिस्टम चलता ही था, एक एरिया का, एक प्रजा का एक राजा होता था जो बेसिकली अपनी टोटल प्रजा का क्या रखता था, ख्याल रखता था। एंड जो भी मतलब जो भी वहां पे लेन देन करना है, जो कुछ भी है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर्सन के पास, उस किंग के पास होती थी उस एरिया का। बट सर ब्रिटिशर्स के आने से ये धीरे धीरे तेरे प्रोविंशियल स्टेट्स, ये राजा महाराजा सिस्टम क्या होते गए, अबॉलिश होते गए, खत्म होते गए। आज की डेट में ऐसा कोई, आज की डेट मतलब 1947 के बाद बहुत रेयर केसेस, बहुत रेयर एरियाज ऐसे थे जहां पे अभी भी ये सिस्टम चल रहा था। अदरवाइज हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से सबसे बड़ी अच्छी चीज जो सीखी ना, वो क्या चीज सीखी कि पता नहीं ये ब्रिटिशर्स कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, कि मतलब इतने लोगों को कंट्रोल करना, इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, कोई तो सिस्टम लगाया होगा। यस सर, इन्होंने सिस्टम क्या लगा रखा था, द वर्ड गवर्नमेंट, कि हम लोग लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए गए पर्सन, इलेक्टेड पर्सन, हम वहां पे क्या बनाएंगे, एक सरकार बनाएंगे। एंड अल्टीमेटली इस देश को चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इस सरकार की होगी। एंड ये सरकार और कोई नहीं, तुम पब्लिक में से ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगी। जैसे आप आज के टाइम में कहते हैं सर बीजेपी सरकार है, या आप पार्टी है, या कोई भी पार्टीज है, कोई भी पार्टीज है, तो ये सारे जनता में से निकले हुए बंदे हैं, हम में से ही हैं। कल को मन करे सर आपका कोई मान लो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट लीजिए, आपको टिकट मिल जाएगी, आप विधायक बन जाएंगे। वो तो सर है तो हम लोग नॉर्मल पब्लिक से ही निकले हुए हैं ना, कुछ नहीं सर। हम जैसे ही लोग जो इलेक्टेड बाय सम पीपल हैं उस एरिया के, हम लोगों ने अपनी इस देश की वागडोर कमांड किसको दी, इन लोगों के हाथ में दी, कि सर आप लोग इस देश को चलाओगे, आप लोग इस कंट्री की क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, सो दैट हम सभी आपको मान के चलो। देखो जी सिंपल सा रूल एक है, सिंपल सा रूल एक है, अगर हर कोई पर्सन अपनी चलाने लग गया फिर तो ये देश चल पड़ा, फिर तो ये देश चलने से रहा। हमने सारी कमांड, लोगों ने सारी कमांड वोटिंग सिस्टम के थ्रू किसको प्रोवाइड करी, वहां की सरकार को, गवर्नमेंट को, जो इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होंगे। कि सर ऐसे नहीं चलने वाला, हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार का सिस्टम होगा, सरकार को 5-5 साल का टाइम दिया जाएगा। ये भी बताऊंगा कि 5 साल का सिस्टम कहां से आया। जैसे आप कहते हो ना कोई भी सरकार है वो 5 साल के लिए होती है, 5 साल बाद दोबारा वोट्स होती हैं, फिर उनको मौका मिलता है। ये सारा कॉन्सेप्ट तेरा इस यूनिट 2 के अंदर नाम देख क्या लिखा हुआ, फर्स्ट वर्ड 5 ईयर प्लान्स इन इट। और इसकी स्टार्टिंग हुई ही कब है सर, जब हमारा भारत का संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में, 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जब हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मींस एक लॉ, एक प्रोविजंस की हाउ इंडिया विल वर्क, हाउ द पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया विल वर्क। क्लियर, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ये एवरीथिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या की गई, लिखी गई। क्लियर। एंड सर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर 5-5 साल का सिस्टम क्या हुआ, शुरू हुआ, लोगों में वोटिंग सिस्टम किया गया कि आप वोट करेंगे, सरकार बनेगी, सरकार को 5 साल का टाइम दिया जाएगा। हर साल, हर 5 साल आप लोग अपना काम प्रूव करेंगे, अगर काम अच्छा होगा सरकार दोबारा बनाई जाएगी, लोग आपको दोबारा अपॉइंट करेंगे। अगर काम 5 साल नहीं करोगे तो नेचुरली सर नेक्स्ट टाइम दोबारा नहीं आओगे। क्लियर। तो यहां पे ना सर
यहाँ पे देखो, हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी मींस ये पॉलिटिकल पार्टी लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आप एंड ऑल, जितनी भी ऑल ओवर इंडिया हमारी है, हर पार्टी चाहती है कि हमारी सरकार हमेशा सत्ता में रहे, कंट्रोल में रहे, पावर में रहे, कहने का मतलब। और पावर में सर ऐसे नहीं रहा जाएगा। अगर आप कहते हो जी 5 साल साइलेंट बैठे हैं, कोई काम नहीं करेंगे, तो जनता दोबारा तुझे वोट करेगी, ऐसे वोट कोई नहीं करने वाला। अब आई थिंक सो लेटेस्ट आप लोगों ने जो 2014 से चेंज आप लोगों ने देखा है, बीजेपी ऑल ओवर इंडिया मेजोरिटी स्टेट्स किनके पास आती हैं, प्योर। देख, पहले सारे इंडिया में कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी। ये चेंज, ये ड्रास्टिक चेंज हम लोगों ने अपने होते हुए देखा है। ये कारण क्या था सर? कांग्रेस वाले कुछ करते ही नहीं थे, जबकि 65-70 साल, 70 ईयर्स, कितने साल कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ये 1950 में, तब से लेकर 2010 या 2014 से पहले मोस्टली कौन रही है? कांग्रेस ही तो रही है। बीजेपी तो मसा एक दो बार बीच में आई होगी, जो 80s के टाइम में आई थी, ये एक उसके बाद आई थी। अदरवाइज कितनी टर्म्स कांग्रेस ने सर्व करा, बट लोगों का विश्वास उठ गया, लोगों ने चेंज चेंज पसंद करा कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं। क्लियर? एंड प्लस इनका कोई मेन दावेदार पर्सन नहीं है, जो लीडिंग पर्सन जिसको कहते हैं ना, ये पार्टी का फेस है, कि जिसके कारण वोट्स डलती हैं। अब तुम क्या कहते हो, पूरे बीजेपी को देखकर वोट्स डलती हैं क्या? सिर्फ नरेंद्र मोदी, एक लीडिंग पर्सन, एक ऐसा फेस इंडिया को दिया गया जो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि मैं इंडिया को क्या करूंगा, लीड करूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा। अब वही कांग्रेस से यही तो बार बार पूछा गया कि तुम्हारा लीडिंग पर्सन कौन है, वो कह देते राहुल गांधी, वो लोग मानते, उसका मजाक बनाते। क्यों? वैसे पर्सन फॉरेन का पर्सन है, वो तो आ गया, ठीक है, इंडिया में अलग बात है, ठीक है ना, वो अदरवाइज इधर का पॉलिटिकल लेवल का पर्सन ही नहीं है। उस लेवल की जो नॉलेज चाहिए होती है, जो डीप रूटेड रहा हो, जो स्टार्टिंग से इस लाइन में रहा हो, उसको तो नॉलेज है ना। अब पार्टी के पास कोई फेस ही नहीं है, तो जनता विश्वास किस पे करेगी? लोगों ने 2014 में सारी वोट्स ऑल ओवर इंडिया मेजोरिटी किसको दे दी? बीजेपी को दे दी। और इसने भी नहीं छोड़ा, आते सार कुछ ना कुछ नए 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 काम करता गया। चेंज तो आया, गलत आया, सही आया। देखो जी, सही सबके लिए कुछ नहीं होता। अगर मैं कुछ कह रहा हूं ना, मैं कुछ कर भी रहा हूं, पक्का 2-3 बंदे तो निकलेंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे। वही ना, जो कुछ नहीं कर सकता क्रिटिसाइज तो कर ही सकते। आपा कुछ कर रहे हैं ना, तेरे पॉजिटिव फैक्टर भी होंगे, नेगेटिव फैक्टर भी होंगे, बट कर तो रहा हूं ना। लोगों ने ये चीज देखी, जीएसटी लाया, डीमोनेटाइजेशन आई, उसके पहले भी टैक्स वगैरह के पॉइंट से कितने पर्सन पकड़े, डे बाय डे डिजिटल पेमेंट्स को डिजिटाइज्ड वर्ल्ड की ओर लेकर गया। क्लियर? चेंज तो हो रहा है। आवास योजना के लिए घर बनाने स्टार्ट करे, पॉवर्टी को एलिवेशन करने के लिए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वहां पे बनाए गए, काम तो हो रहा है ना सर। ऐसे ही नहीं 2019 में, ऐसे ही नहीं 2019 में दोबारा इसकी सरकार बनाई, अब गारंटेड फिर है 2024 में दोबारा वोट्स होंगी। काम है सर, पब्लिक किसको देखती है? काम को देखती है। वैसे तो सरकार का कुछ कर नहीं सकते, अपन को गुस्सा तो निकाल नहीं सकते, वोट का बटन तो दबा सकते हैं। वोट बता दे कि सर अल्टीमेट काम अच्छा करा होगा तो नेचुरली मिलेगा। लेटेस्ट एग्जांपल आपके पास पंजाब की है। पंजाब में लोगों ने क्या देखा सर? अल्टीमेट चेंज। और आप पार्टी ने कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मली सोच रहे हो कि सर आप पार्टी के पास बहुत बड़े पॉलिटिशियंस आ गए, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ऐसे ऐसे बंदे एमएलए बन गए जिनने सोचा भी नहीं होगा कभी एमएलए बनेंगे। किस्मत साथ दे गई, वो बात अलग है। लोगों ने लोगों ने किसको वोट्स दी? अरविंद केजरीवाल को देखते हुए, मेन पर्सन को देखते हुए कि शायद जो दिल्ली मॉडल है, वो हमारे पंजाब में भी आएगा। दिल्ली में जो ग्रोथ हुई है स्कूल्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, शायद पंजाब में भी, शायद। अब काम करेगा, सरकार टिकी रहेगी, काम नहीं करेगा, अगले साल किसी ने नहीं पूछना। सर जनता चाहती है चेंज, तो इसीलिए ना ये 5-5 ईयर्स का प्लान बनाया गया। आपने देखा, जब भी ये वोट्स नजदीक आती हैं, ये सारी सरकार अपने अपने मैनिफेस्टो देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनिफेस्टो?
मैनिफेस्टो मीन्स हम क्या क्या, हमारे प्रपोजल्स, हमारे नेक्स्ट ऑन क्या क्या काम होंगे, क्या क्या हम करने वाले हैं, हमारी सरकार क्यों चुने, हम अपने पॉजिटिविटी आप लोगों को बताते हैं। तो जो जो चीज मैनिफेस्टो में लिखा होता है ना, आधे तो वही बात है झूठ होते हैं। क्लियर, हमारी सरकार आने दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, फलाना कर देंगे। सर जनता काम को देखती है। अगला फिर एक एक लाइन, और ऑपोजिशन वाले ना, मैंने अगर मान लो तुम्हारी सरकार आ गई, तुम्हारा मैनिफेस्टो लेके बैठ जाएंगे पार्लियामेंट या लोकसभा में या विधानसभा में। हाँ जी, आपकी सरकार कहती थी ये कुछ करेंगे, ये तो करा नहीं। आप कहते थे बिजली सस्ती करेंगे, ये तो करेंगे। एंड प्रॉपर मैनिफेस्टो, एक एक डिटेल एंड पूरी लॉजिक के साथ लेके बैठे होंगे। तभी तो पार्लियामेंट में रोज लड़ाइयां होती हैं, वो आपस में एक दूसरे का गला पकड़ रहे होते हैं, होंगे। ऑपोजिशन आमने सामने तो बिठा दी, आपने कुछ करा होगा, तेरे को क्रिटिसाइज करने वाले सामने ही बैठे हैं, वो छोड़ेंगे? वो 1 मिनट लगाएंगे। आपने पिछली सरकार में ये कहा था, पिछले साल में ये कहा था, इतने पैसे गर्ल्स को दिया करेंगे, उनकी एजुकेशन को दिया करेंगे। कुछ नहीं दिया, क्या कुछ मिला? नहीं। मैं ऊंची ऊंची मारेंगे ताड़ियां। क्यों? वो क्रिटिसाइज करेंगे करेंगे सर, क्योंकि हर पर्सन कहेगा कि नेक्स्ट चांस हमें दो। तो ये 5 साल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए आज का नहीं है सर, बहुत पुराना। स्टार्टिंग से जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका लॉन्च किया गया 1951 में, 1951 में जब पहली सरकार बनी, 5 साल का 5 ईयर प्लान बनाया गया। पूछा गया तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, क्या मतलब तुम एक्सपेक्ट करते हो। अब लाइक जब आप एज अ कैंडिडेट स्टैंड करते हैं, एज अ कैंडिडेट आप जनता के सामने जाते हैं, वो सबसे पहले आपसे क्या पूछते हैं? आपका पर्पस, आपका मोटिव, मोटिव क्या है। ये थोड़ी कहेंगे पैसे खाना, कि इसलिए वोटें जीत रहे हैं, एमएलए बन के पैसे खाएंगे। उनका पूछेंगे मोटिव, सर क्यों आप लोग ये पंगों में पड़ रहे हो, क्या सुधार करोगे? सिंपल सा बात, यही बता दे रिप्लाई, क्या सुधार करोगे, क्या तुम्हारी सोच है। ये चीज पता लगती है कि वो पॉलिटिशियन किस लेवल का बंदा है। अब ऐसे ऐसे बंदों ने नॉर्मली फॉर्म भर दिए जिनको पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं। ठीक है, रेस चल रही थी, बीच में फॉर्म भर दिया, अपने भी लॉटरी निकल गई। क्यों? जनता, जनता जो है वो मेन पर्सन, लीडिंग पर्सन जो है ना, उसको वोट कर रही है, नॉट आपको। अब जैसे पता है जी, ऑल ओवर इंडिया अगर बीजेपी का मेन पर्सन है, कौन है सर? मोदी। हम तो उनके नाम पे वोट दे रहे हैं ना। मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ पे जो बीजेपी का स्टैंड कर रहा है कौन है कौन नहीं। मैंने तो पार्टी को वोट देनी है, पर्सन को थोड़ी देनी है। मैंने उसको जिताना है, इसको थोड़ी। ये तो बीच में जीती जाएगा उन्हें। मेरा मेन कॉन्सेप्ट तो उसको जिताना है, सो दैट सेंट्रल लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वो पावर एक्सरसाइज करता है। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको पता हो हमारे सिस्टम यहाँ पे क्या है। जो भी सरकार बनती है, मेजोरिटी मेजोरिटी जो भी सरकार बनती है, जो भी पार्टी जीतती है, वो पार्टी अपने में से एक मेंबर को, अपने में से ही एक मेंबर को क्या बनाती है? प्राइम मिनिस्टर। क्या बनाती है? प्राइम मिनिस्टर। एंड उसी पार्टी का एक पर्सन क्या बनता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड सर इंडिया में आपको पता होना चाहिए, हमारे यहां पे प्रेसिडेंट बड़ा है या प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। वैसे पोस्ट वाइज, पावर वाइज अगर बात करते हो, पावर वाइज कौन बड़ा है? प्राइम मिनिस्टर। अगर इतनी ही बात है, मोदी साहब प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते? उनको पता है कि जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया, लाइफ टाइम कुछ नहीं बन पाएगा, उसका करियर खत्म। देश का राष्ट्रपति तो बन गया, इसके ऊपर क्या जहाज बनेगा? राष्ट्रपति तो बन गया, इसके ऊपर क्या बनेगा वो दोबारा? सर ये नॉर्मल रूल है। जो कहते नहीं पॉलिटिक्स लाइन में संन्यास लेना चाहता है, उसको ये क्या बना देते हैं? प्रेसिडेंट। नहीं, इतने साल हो गए, मोदी साहब खुद क्यों नहीं बने भाई? खुद क्यों नहीं बने? क्योंकि वो एज अ कंट्रोलिंग पर्सन रहना चाहते हैं कि सारी पावर्स मेरे हैं। और सर इंडिया का सिस्टम, इंडिया में कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? सो अल्टीमेटली नेक्स्ट ऑन जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे कौन आती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तेरे 2 हाउसेस, राज्य हाउस
ठीक है ना, राज्यसभा एंड लोकसभा। वन बाय वन क्लियर। यहां से जैसे प्रपोजल, कोई भी नया एक्ट, कोई नई रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इंडिया में आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो, सबसे पहले कहां पे जाते हैं वो? सर पहले जाते हैं लोकसभा। लोकसभा से पास होगा, देन डिस्कशन होगी राज्यसभा। when both houses of the parliament agree for the same, maybe agree with the modification, क्लियर, या अग्री विद एज इट इज, कि चलो मान गए, बस इतना पता, मान गए। क्योंकि अगर बिल बिल इसको वर्ड बोलते हैं बिल, जब ड्राफ्ट आता है ना उसको वर्ड बोलते हैं बिल, लॉ नहीं बना दी, वो अभी बिल है। तभी आपने न्यूज में कभी देखा होगा पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, अपन कहते हैं कौन सा बिल? बिल मींस प्रपोजल, जो भी वहां पे रखा गया। सर इसके ऊपर फिर लॉट ऑफ डिस्कशंस होंगी, एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकी जाएंगी, ठीक है ना, बहुत लड़ाइयां होंगी। लॉट ऑफ डिस्कशन एंड सेशंस के बाद ये बिल या तो पास कर दिया जाएगा, या क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या विद मॉडिफिकेशन व्हाटएवर, कि चलो एज इट इज तो नहीं, इसमें ये प्रोविजन चेंज करो। और सारे के सारे अपना अपना दिमाग लेके बैठे हैं वहां। हर पर्सन अपने अपने व्यू पॉइंट से सोच रहा है कि इस लॉ के आने से क्या क्या इफेक्ट होंगे इकोनॉमी के अंदर, ये सारी चीज सोची जाती है। और सर ऐसा ही नहीं कि मोदी जी का अकेला दिमाग, उनके पीछे भी 10 इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, बंदे टॉप के इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जो फाइनल क्रक्स निकाल के देते हैं, सर आपका ये एक स्टेप ये चेंजेस लेके आएगा ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ वो तो डेटाबेस बात करते हैं, सर्वे निकाल के 1 मिनट में ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिशियंस बैठे हैं वहां पे, ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट हायर कर रखे हैं उन्होंने कि सर आपका ये एक गलत स्टेप ये काम कर देगा। तभी तो कहते हैं सर बहुत सोच समझ के इनको क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजंस। ऐसे ही नहीं भावुक होके कोई ना कोई डिसीजन ले लिया, ये काम नहीं चलता। बहुत सोच समझकर इनको क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये चीज। चलो सर पार्लियामेंट से क्या हो गया, पास हो गया। पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये बिल किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, टू गेट द असेंट देयर ऑफ, उनकी यस लेना। एंड जब पार्लियामेंट से पास होकर बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर अपने क्या कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, इट बिकम्स लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब इंडिया का कानून। एंड जो भी पर्सन इंडिया में रह रहा है, इंडिया का सिटीजन है, वो लॉ उसके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल। सर एक तो ये लॉ होते, एक तो ये लॉ है जो इन दिनों बनाए जाते हैं, और एक वो लॉ, वो कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में 26 जनवरी को जो लॉन्च किए गए थे कुछ लॉज हमारे वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जो टाइम टू टाइम और भी बनाए जा रहे हैं, वो भी आपके ऊपर क्या है, एप्लीकेबल। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, दैट इज द 5-year प्लान्स इन इंडिया। अब इसमें टू डू में देख, तेरे पास जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कौन कौन से, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। हालांकि प्लानिंग वर्ड आपका नॉर्मल, प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस, दैट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले। अब अच्छा यहाँ पे कौन सा सर, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम तो इकोनॉमी लेवल की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलना। किस बात की प्लानिंग करके चलना है? सो दैट कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली एंड ऑप्टिमली क्या करवाया जाए, यूटिलाइज करवाया जाए विदाउट एनी वेस्टेज, सो दैट कि ऑल ओवर इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को क्या मिले, बेनिफिट मिले। दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्लानिंग। और तो किस बात की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग? सेकंड इज 5-year प्लान्स, फिर इसके बारे में डिस्कशन करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सा कब आया। नेक्स्ट इज नीड फॉर प्लानिंग, क्या है मेन चीज, क्यों जरूरत पड़ी सर ये इकोनॉमिक प्लानिंग करने की, क्या जरूरत पड़ी, क्यों हमें कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया जा रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया, हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है? जैसे यहाँ पे 3 वर्ड्स आएंगे सर, एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? कैपिटलिस्ट वो जहां पे प्योरली किसकी चलती है, प्राइवेट सेक्टर की, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो जहां पे किसकी चलती है, गवर्नमेंट की। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे। और सर इंडिया का जो मॉडल है
इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी दैट इज पब्लिक प्लस प्राइवेट। आगे गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ये रीड करेंगे सर हमारे गोल्स क्या हैं इस प्लानिंग के। जैसे मान लो आप कहते हो हमने 5 ईयर प्लान बनाया, तेरे प्लानिंग का गोल क्या है? एंड आई थिंक सो प्लानिंग इज नथिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। सर फर्स्ट प्लानिंग के अंदर सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, एक टारगेट होना जरूरी है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, व्हाट आर दीज टारगेट्स? ये टारगेट्स कौन से हैं? कौन से क्या टारगेट हैं जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो? एंड द लास्ट इज अचीवमेंट्स। फाइनली अप्रेजल तो करवाएगा ही करवाएगा कि बताओ फिर फाइनली आप लोगों ने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या आप लोगों ने इन गोल्स क्या करे, अचीव करे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले व्हाट इज, क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक प्लानिंग। पेंसिल आप लोगों के हाथ में हो, क्लियर? जो जो चीज अंडरलाइन करवाई जाए साथ के साथ अंडरलाइन, प्लस अगर कोई नोटिंग होगी तो साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। सबसे पहले पढ़िए जी, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? यस, इकोनॉमिक प्लानिंग refers to a system under which a central authority like planning commission. Underline the word central authority. सर ये स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक लेवल की प्लानिंग है तो सेंट्रल लेवल के लोग, सेंटर की सरकार जिसे कहते हैं, क्लियर? जिसको हमने नाम क्या दिया? प्लानिंग कमीशन। सर एक ना कमेटी बनाई जाती है, एक कमीशन बनाई जाती है जो इस ओवरऑल प्लानिंग के लिए क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी। द लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले तो था ही नहीं कुछ। ये प्लानिंग कमीशन भी कब बनाई गई है? आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाई गई है। वो सीखा ही सब कुछ कहां से है? ब्रिटिशर से। हमारे पास तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं था। ये बाद में गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही बाद में आया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही बाद में आया है, क्लियर? सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट, यस, एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोस टारगेट्स। देख सिंपल सी बात, ये लाइन अगर समझना चाहते हो, हम लोग ताजा ताजा 1947 से बहुत आउटब्रेक होके आए थे, टूटे पड़े थे सर अल्टीमेटली, क्योंकि काफी हद तक हमें एक्सप्लॉइट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। नाउ इट्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर सारी गेम थी। हमारे जो लीडिंग पर्सन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो हमारे लीडिंग पर्सन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मोस्टली कांग्रेस पार्टी के ज्यादा थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है ना? ये जो मेन पर्सन और भी इनके साथ जिनका देश की आजादी में था, इन्होंने आगे सर कमांड संभाली। किस बात की कमांड संभाली? कि सर देखो जी यहां से हमारा आउटब्रेक बहुत है, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, और ये जाते जाते कर गए डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट। इंडिया पाकिस्तान की डिवाइडेशन भी इनके कारण हुई, क्लियर? और हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें पाकिस्तान को पे आउट करने पड़े। जमीन के बंटवारे में, देश के बंटवारे में बहुत सारा नुकसान हमें झेलना पड़ा, बहुत सारे लोगों की जान गई। अल्टीमेट अब देश अगर ना संभाला, ये बिल्कुल जाएगा। हमने मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस एक प्लानिंग कमीशन बनाई, एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने कुछ टारगेट्स क्या किए? सेटअप कर कि आने वाले देश के, आने वाले इंडिया के ये टारगेट्स, हमें ये चीज अचीव करनी है। सर पहली बात, टारगेट आपके वो होते हैं जो रिसेंटली आपके पास नहीं थे, लाइक बिजनेस ग्रोथ, लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लियर? लाइक पॉवर्टी को खत्म करना, लाइक हंगर स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको बीट करना। काफी सारी सर, काफी सारी थिंग्स थी। मॉडर्नाइजेशन लेके आना, इंडस्ट्री को डेवलप करना, बहुत सारे फैक्टर थे। वन बाय वन ये प्लानिंग कमीशन इन टारगेट्स को क्या करती गई? चूज करती गई, एंड इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए साथ के साथ क्या बनाती गई? प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स टू अचीव दोस टारगेट्स, टू अचीव दोस टारगेट्स। अगर तो देख इसको इस तरह से लर्न करोगे इंग्लिश की तरह, फिर तो याद नहीं होने। अगर इसको लेके चलोगे इमेजिन करके, इमेजिन करके, सिंपल सा पॉइंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने प्लानिंग करनी है, सर आप प्लानिंग किस चीज की करोगे? पहली बात आपके पास कोई टारगेट होना चाहिए, और ये बात चल रही है इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग सर पहली बात, ये काम किसको सौंपा गया? किसको सौंपा गया? प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, और वो भी जब कब बनाई गई? आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्लानिंग कमीशन ने सबसे पहले क्या काम करा? सबसे पहले क्या काम करा? कुछ टारगेट्स को क्या करा? सेटअप करा। जो गोल्स उन्होंने क्या करे? डिसाइड करे कि ये हम चाहते हैं कि अब इंडिया इस तरीके से संभाला जाए। एंड सर ये टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपको एक मैप
माइंड मैप बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स टू अचीव दैट टारगेट्स, तभी जाके पूरा होगा। आगे चल विद इन द, सर आप एक चीज समझो, प्लानिंग प्लानिंग तब सक्सेसफुल होती है जब टाइम लिमिट बेस्ड, टारगेट बेस्ड, टारगेट जो होता है वो टाइम लिमिट बेस्ड होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं जी मेरा टारगेट है मैंने इतने पैसे अर्न करने हैं, फिर तो क्या सारी उम्र पड़ी है, जब मर्जी कर लेना। टारगेट का मतलब क्या होता है, इतने टाइम में करने हैं, तो वो टारगेट है, तो वो टारगेट है। अब जैसे एथलीट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स में हैं, सर इनका टारगेट क्या है, टाइम बेस्ड। ये नहीं है कि जीतना है, जीतना तो है ही है, बट इतने टाइम में जीतना है, दैट इज माई टारगेट। एंड आई थिंक सो विदाउट टाइम लिमिट योर प्लानिंग इज रेकलेस, खत्म सर, कोई प्लानिंग है ही नहीं काम की। प्लानिंग तब काम की होती है जब कोई टारगेट चूज किया गया, इतने टाइम के अंदर ये चीज करके दिखानी है, तब सर वो अपने आप में क्या होगा, थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी ना अचीव करने की। क्लियर, आगे बढ़िए। द प्रिंसिपल फोकस is on the rational management of the yes scarce resources implying utilization of resources in accordance with the, क्या लिखा हुआ है, नेशनल प्रायोरिटीज। इसको ऊपर लिख, जहां पे लिखा हुआ है ये इकोनॉमिक प्लानिंग, जहां पे तुम्हारे पास तो स्पेस होगी, यहां पे लिखो इकोनॉमिक प्लानिंग में। सर इकोनॉमिक प्लानिंग का यहां पे लिखो मोटिव। अरे मतलब तुम्हारे पास तो ऊपर स्पेस है ना, इसी के पास, इसी के ऊपर, मेरे वाले में तो कट है ना। मोटिव, मोटिव क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, मतलब सर अल्टीमेट तो यही कह सकते हो ना, हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन टारगेट क्या था, मेन मोटिव तो ये था कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास बचे हैं किस्मत से, क्योंकि काफी तो क्या हो चुके थे, एक्सप्लॉयट, जो कुछ माड़ा मोटा बचा भी है ना, इसी को संभाल लो, इसी की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवा लो। अच्छा क्या तुम्हें यह कहा गया कि रिसोर्सेज यूज मत करो, क्या कहा गया, रिसोर्सेज यूज करो बट ऑप्टिमली यूटिलाइज करो, प्रॉपर वे से यूज करो। एंड एक अच्छा वर्ड आप लोगों के लिए, क्या वर्ड यूज किया गया, नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, देश की सबसे पहले प्रायोरिटी देखो, एट प्रेजेंट क्या रिक्वायर्ड है, अपनी मनमर्जी मत देखो। जैसे पहले ये बीच में 2020 में शायद जब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, उधर से गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, पार्लियामेंट को, अभी भी है, नई पार्लियामेंट बनानी है जी, जिसके ऊपर तकरीबन खर्चा था 20,000 करोड़, पता नहीं 30,000 करोड़, 27, हाँ 30,000 करोड़ के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास। कहते जी नई पार्लियामेंट बनानी है, यहाँ पे लड़ाई की जगह कम है, कि यहाँ पे हमें और सीट्स क्या करनी है, इंक्रीज। चलो वट एवर योर प्लान, वट एवर योर प्लान, दैट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग, और ये अच्छी बात है, इसका व्यू पॉइंट भी बताऊंगा। कहते जी 27,000 करोड़ रुपए हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं और एक नई पार्लियामेंट बनी। ऑल ओवर इंडिया तो कोविड का ब्रेकआउट है, यहां तो दुनिया मर रही है, और आपको पार्लियामेंट बनाने की पड़ी है। आपको एट प्रेजेंट नेशनल प्रायोरिटी क्या दिख रही है, कि ये जो पैसा है ये कहां यूज होना चाहिए, लोगों के सेक लिए होना चाहिए, पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। एंड यू डूइंग व्हाट, सर आप बना रहे हो अपनी पार्लियामेंट, फॉर द टाइम बिंग उसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन, सारे प्लान्स क्या कर दिए गए, पोस्टपोन, कि पहले नेशनल प्रायोरिटी देखो कि पैसा कहां यूज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल प्रायोरिटी। तो सर आपको रिसोर्सेज यूज करने से नहीं रोका जा रहा, यूज करें, करें, दो चीज का ध्यान रखना, पहले वहां यूज करो जहां पे नेशनल प्रायोरिटी बनती है। क्योंकि आप ये भी तो समझो ना, आप एट प्रेजेंट कौन सी सिचुएशन में हो, 1950s, ताजा ताजा सर ब्रिटिशर्स से एक्सप्लॉयट होके आए हैं, हमारे पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है, तो पहले रिसोर्सेज वहां लगाएं जहां पे आपकी नेशनल प्रायोरिटी बनती है। प्लस जब लगाने लगे तो रिसोर्सेज ध्यान रखना स्कार्स हैं, स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। दो चीजें सुधार लो, तुम्हारा इंडिया अपने आप ही तरक्की करेगा। यही टारगेट रखा गया इकोनॉमिक प्लानिंग में, यही टारगेट रखा गया, पढ़ा गया। इकोनॉमिक प्लानिंग मींस, डबल टिक,
इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स utilization of country's resources in different development activities Yes. in accordance with national बस सर डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पहली बात ओनली कहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डेवलपमेंट जो तरक्की की राह पे होंगी, जो आपके लिए तरक्की लेकर आएंगी, वहां खर्च करना, वहां पे रिसोर्सेज लगाना, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मत करना। क्लियर? यहां पे लिख ले नॉट वेस्टफुल, नॉट वेस्टफुल कि सर वेस्ट थोड़ी करना है हमें, तो उल्टा रिसोर्सेज को इस वे से यूज करना है कि आपको वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेकर आए, और तुम लगे हो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर पे या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे, वो चीज नहीं चलेगी। नेक्स्ट आगे, इन इंडिया The idea of economic planning became a reality with, हाँ, with the setting of above प्लानिंग कमीशन, अंडरलाइन द वर्ड 1950, 1950 में ये प्लानिंग कमीशन लॉन्च की गई, जो ऊपर से आप वर्ड पढ़ते आ रहे हो। क्लियर? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देन, उस टाइम के, देन मींस उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका भी योगदान रहा, प्लस बहुत सारे पंगे भी रहे, ठीक है ना, ये दोनों तरफ रहे। बहुत सारे इश्यूज जो क्रिएट किए गए, ये J&K का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, ये जो आर्टिकल 350 एंड ऑल थे, सब कुछ की देन कौन है? ये पर्सन है। जितना कंट्रीब्यूशन रहा है उतना ही फसाद भी रहे, दोनों तरफ रहे। क्लियर? बट वही बात है सर, पॉजिटिव पॉइंट गिने जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखे जाते। क्लियर? अल्टीमेट काफी सारी डिस्प्यूट की वजह ये है, काफी। क्लियर? तो अल्टीमेटली नेक्स्ट इज, इट इज इंपॉर्टेंट, अरे रिकॉर्ड हो रही है कहीं बाहर मत सुना देना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट the planning commission has now been हाँ, बट सर आज के डेट में आप वर्ड प्लानिंग कमीशन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज प्लानिंग कमीशन की जगह जनवरी 2015 में सर इसको रिप्लेस, अंडरलाइन द वर्ड जनवरी 15 नीति आयोग स्पेशली। पहले नाम क्या चल रहा था? प्लानिंग कमीशन, बट जनवरी 2015 से नीति आयोग से ये क्या कर दी गई? फेमस कर दी गई। इनकी एक ब्रांच यहाँ चंडीगढ़ में भी है, चंडीगढ़ मध्य मार्ग, ये कौन सा 27 पता नहीं कौन सा सेक्टर है, 19 एक सेक्टर में इनकी ब्रांच, वहां बाहर लिखा हुआ है नीति आयोग। वही ना, जब बुक्स में पढ़ा होता बाद में ज्यादा हाईलाइट होता है, ये वर्ड कहीं सुना हुआ है। पहले वहां वर्ड था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया बाय द वर्ड नीति आयोग। क्लियर? नाउ द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू सुजेस्ट यस पॉलिसीज टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ, मतलब काम वही है जो किसका था? प्लानिंग कमीशन का, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया, काम इनका भी वही है, जीडीपी की ग्रोथ को इंक्रीज करना, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाना, सुजेशंस देना। नीति आयोग, नीति का मतलब भी क्या होता है? पॉलिसी। क्लियर? पॉलिसी हिंदी वर्ड है नीति, नीति बोलते हैं पॉलिसीज को, तो इनका काम तो वही है, पॉलिसी सेटअप करना। आगे चलिए, इन इंडिया, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन reference to economic and social planning exists in the concurrent list of the 7th schedule। क्लियर? ये जो बेसिकली हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है वो कहां पे है? 7th शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में। क्लियर? सो ये है क्या? पढ़िए पहले, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड प्लानिंग। क्लियर? यस, इन इंडिया planning covers economic as well as social spheres or area। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, नॉर्मली क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया की सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो? पहली बात, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस, इकोनॉमिक ग्रोथ होती कौन सी है? व्हेन योर कंट्रीज जीडीपी रेट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। बट ये बता, क्या जीडीपी रेट अगर बढ़ रहा है, अगर जीडीपी की परसेंटेज डे बाय डे अच्छी आ रही है, डज इट मीन कि वहां के लोग खुश हैं, वहां के लोगों का वेलफेयर हो रहा है? क्या सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिखता है तेरे जीडीपी से? क्या नहीं। इसीलिए सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं, साथ में सोशल प्लानिंग भी आप लोगों का पार्ट होनी चाहिए। आप हमेशा बस एक चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें जीडीपी रेट आपका क्या कर रहा है? शूट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया में तरक्की हो रही है। सर तरक्की तब माने जब ऑल ओवर हर तरह के लोग क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं। जीडीपी तो भी बढ़ जाएगी अगर इंडिया के 10 फैमिली ओन्ड बिजनेस, टाटा अंबानी जितने भी हैं, यही हिला के रख दें जीडीपी को। ऑल ओवर इंडिया क्या कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा,
तेरे अकेले इन 10-50 फैमिली बिजनेसेस ने क्या कर रखा है, जीडीपी को पूरा कवर कर रखा है। इनका शेयर डाउन जाना, जीडीपी डाउन जाना, इनका अप जाना, जीडीपी का अप जाना, क्योंकि सर ऑल ओवर द ट्रेड, मेन ट्रेड में कौन बैठे हैं, ऑल ओवर इंडिया बैठे ही हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके वहां पे सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ साथ सोशल प्लानिंग को भी लिया गया कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग में तो माना तुम अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की कोशिश करोगे, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सो दैट तेरा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ताकि तेरा बिजनेस नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन बढ़। कल्ला बिजनेस थोड़ी बढ़ाना, बिजनेस को रन करने वाले लोग कौन होंगे, है तो हम लोग ही हैं। हम लोगों की हेल्थ, हम लोगों की सैनिटेशन फैसिलिटीज, हम लोगों की एजुकेशन, इसका भी तो ख्याल रखो। दैट कम्स अंडर द सोशल प्लानिंग कि सर अच्छा वैसे इकोनॉमिकली बड़े फॉरवर्ड हो बट लोग सोशली बैकवर्ड है। किसी को पता तो है नहीं कुछ, यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किलनेस, लैक ऑफ लिटरेसी रेट। नहीं 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 सर, साथ में सोशल प्लानिंग को भी लेके चलो, नॉट ओनली द इकोनॉमिक प्लानिंग। पढ़िए, यस, इन इंडिया प्लानिंग कवर्स बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फीयर्स, मतलब एयर ऑफ एक्टिविटी, हम दोनों को कवर करके चलते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये हमारे किस में आते हैं, इकोनॉमिक के अंदर। वैसे भी 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बट सर इनके अलावा एजुकेशन होना, हेल्थ होना, हाउसिंग होना, ये सर सोशल स्फीयर्स को कवर करते हैं ना। अब जैसे मान लो दुनिया में सर अपने मतलब वर्ल्ड में ऐसे देश हैं इकोनॉमिकली तो बहुत साउंड है, पैसा ही पैसा, जिसको वर्ड बोलते हैं कि अल्टीमेट पैसों की कमी नहीं है सर। अगर बिजनेस ट्रेड की बात करें, काम करने में कमी नहीं है, जीडीपी रेट उनका बहुत हाई है। बट अगर एजुकेशन की बात करें, स्किलनेस की बात करें, हाउसिंग को लेकर बात करें, हेल्थ को लेकर बात करें, बिल्कुल डाउन। तो ऐसी कंट्री को हम क्या कहेंगे, सर वो इकोनॉमिकली फॉरवर्ड तो है बट सोशली क्या है, बैकवर्ड है। तो हमें ये थोड़ी कहलाना है, साथ साथ सोशल प्लानिंग को भी लेकर चलो ताकि हम लोग हेल्थ वाइज भी क्लियर, एजुकेशन वाइज भी, हाउसिंग वाइज भी। ये आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है हाउसिंग, जो इन्होंने आजकल, वैसे तो आजकल रेट, इंटरेस्ट रेट बहुत ही डाउन चले गए हैं, बहुत ही डाउन चले गए हैं, और ऊपर से सरकार भी बहुत मदद कर रही है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY स्कीम जो इन्होंने दी है, मैं पहली चीज बोल सकता हूं गर्व से, जो सरकार की ओर से मुझे मिली, लिटरली, नहीं पहले आज तक नहीं कहती थी कि मुझे सरकार से क्या मिला। अब हम कहते हैं कि हाँ मुझे सरकार की ओर से मिला क्या, जो मैंने घर परचेज करा उसके ऊपर सरकार ने मुझे क्या दी है, सब्सिडी, और मेरे अकाउंट में आई है। तो सर मैं तो लिटरली कहूंगा कि सरकार वर्क कर रही है, और पूरा का पूरा पैसा आया है, जबकि मुझे कह रहे थे प्रोपोर्शनेटली आएगा। पूरा का पूरा 2.67, उल्टा 5,000 ज्यादा ही आया। ठीक है ना, वो भी जिस बेसिस पे उन्होंने बनाई करी। अल्टीमेट मैं तो कहूंगा सर हाँ भी सरकार ने फायदा करा। और वो क्यों दे रही है, सब्सिडी क्यों दे रही है, गवर्नमेंट की कोशिश है कच्चा हाउस को रिमूव करके पक्का हाउस होना, और धीरे 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 ये कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं। बट सर पब्लिक साथ नहीं देती ना, लोग साथ नहीं देते। गवर्नमेंट का विजन तो सही है, एक सिंगल पर्सन इंडिया को सुधार नहीं सकता जब तक पूरी चेन सीधी ना हो ना। अब जैसे उस दिन अपन डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे, वहां पे क्या था सर, देखो विजन सही था, इंप्लीमेंटेशन ने काम खराब कर दिया, बैंक मैनेजर्स ने काम खराब कर दिया, चेन जो आगे है उन्होंने काम खराब कर दिया। मेरे अकेले के नॉन करप्ट होने से बाकी सारे नॉन करप्ट थोड़ी हो जाएंगे, जो करप्टेड है वो तो वही रहेगा। पैसे का लालच तो सबको है, किस किस को सुधारेंगे। बट सर विजन, विजन अगले का क्या था, सही, इंप्लीमेंटेशन गलत हुई तो क्या करें। अब सरकार यही चाहती है कि 2024 तक इन्होंने वादा करा, 2024 तक इन्होंने वादा करा, और ये तकरीबन 17-18 के अंदर ये आई थी, 17 या 18 के अंदर ये PMAY को इन्होंने लॉन्च किया था। तब से लेके अब तक कुछ नंबर ऑफ हाउसेस, पता नहीं कितने लाख घर, शायद 1,80,000 कुछ डाटा था इसका, कि ये हर बार इतने इतने हाउसेस क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं कि आप घर बनाइए, अपना पक्का हाउस बनाइए। पहली कोशिश होगी जो काबिल नहीं है हम बना के, चाहे एक कमरा, एक टॉयलेट, एक किचन, जो शॉर्ट 1 BHK होता है
इतना तो करके देंगे, ये भी नहीं हाई फाई, जितना चाहिए होता है नॉर्मल परिवार के लिए उतना। और ये बनाए भी, जिनको वर्ड बोलते हैं सरकारी क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर्स जो मिलते हैं, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स जो बनाए हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, इन लोगों के लिए भी बनाए हैं स्पेशली, ठीक है ना ये। एंड नेक्स्ट इज प्लानिंग दैट कवर्स, Planning that covers both the social and economic sphere of growth is called comprehensive. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जी। अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज दैट प्लानिंग व्हिच कवर्स बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फीयर्स, जो दोनों को इंक्लूड करके चले, नॉट ओनली इकोनॉमिक, दोनों को इंक्लूड करके चले, वो आपकी क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। नेक्स्ट इज 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अब आएगा थोड़ा सा डाटा एंड अभी भी आज मेरी पुराने बैच की लास्ट क्लास थी, कल उनका एग्जाम है इकोनॉमिक्स का ही टर्म 2 का, वो भी सर यही पूछ रहे थे, सर डाटा हमें लर्न करना है क्या, या अगर डाटा वहां पे लिख के आएंगे तो कैसे करना होगा। वैसे जितने सैंपल पेपर्स हमने सॉल्व करे हैं, जितने भी 8-10 पेपर तो उनको सॉल्व करवा दिए थे, जितने भी पेपर हमने सॉल्व करे हैं डायरेक्टली डाटा कहीं नहीं पूछा गया। इसका भी कारण क्या, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब डिफरेंट बुक फॉलो कर रहे होंगे, सब बुक्स के अंदर डिफरेंट डाटा गिवन है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड सारे अपना अपना डाटा लिख के आएंगे, फिर तो एग्जामिनर किसको चेक करेगा किसको नहीं। तो डाटा को अवॉइड कर दिया गया, नॉर्मल क्वेश्चंस बट इनडायरेक्ट लैंग्वेज में वो वेलकम किए गए कि मोस्टली क्वेश्चंस वो डालेंगे, क्लियर। और मैंने उनको ये सुजेस्ट किया, अगर डाटा लिखकर आ भी रहे हो तो ब्रैकेट में अप्रॉक्स जरूर लिख कर आना, सो दैट कि अगर कोई गलती का चांस हुआ, तुमने अप्रोक्सीमेट तो लिखा ही हुआ है ना, क्योंकि जब तुम एग्जैक्ट लिखोगे वो एग्जैक्ट चेक करेगा, वो हो या नहीं, क्योंकि इतनी न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, कोई ना कोई हेर फेर होएगी। ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, मुझे नहीं पता 13 पॉइंट कितना था, 13% अप्रॉक्स, मार्क्स मिलेंगे सर, मिलेंगे। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स, एक टीचर पॉइंट से भी नॉर्मली बात करो, ठीक है, तुम्हारे एट प्रेजेंट जो स्कूल लेवल जो टीचर वो नहीं मानेंगे बेटा यही लिखा, जो लिखा हुआ बुक में, वो तो यही कहेंगे। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस नॉर्मली जो चेकिंग पार्ट है उन लोगों का, वहां पे ये चीज कंसीडर नहीं होती, क्लियर। क्योंकि स्कूल लेवल है, स्कूल लेवल में तो टीचर्स का होगा कि यही लिखो, एज इट इज लिखो जो कहा गया, ठीक है ना। वो लड़ेंगे भी इस बात को लेकर, मन करे आपने क्या लिखा होगा वो काट देंगे, नंबर काट लेंगे। स्कूल लेवल पेपर्स हैं, डोंट वरी। सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आप लोगों की चेकिंग होगी, सर अगर आता है तो लिखो, गलत मत लिखो, अगर आता भी है तो साथ में अप्रॉक्स वर्ड लिखो, एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए, इंडिया अडॉप्टेड The model of 5-year plan is pioneered by the Soviet Union. यस, The first 5-year plan was introduced in underline 1951, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द लास्ट इन 2012। उसके बाद तो तुम्हारा ये नीति आयोग ने संभाल लिया ना सारा काम जो भी था। इन बिटवीन दीज ईयर्स सम एनुअल प्लान्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, अच्छा कुछ एनुअल प्लान्स भी थे इन बिटवीन, जो 5 ईयर नहीं चले, बीच में ब्रेक भी आई थी। ऐसा नहीं है तब से लेके 5 साल चल रहे, बीच में ब्रेक भी आई थी। बीच में ना 3 एनुअल प्लान्स आए थे, ये वन वर्ड में आता है स्पेशली, ये क्वेश्चन स्पेशली वन वर्ड में आता है कि 3 एनुअल प्लान्स कौन से थे सर। एक तो 1 अप्रैल 66 से लेके 31 मार्च 69 तक, 3 साल हुए, 3 साल एनुअल प्लान्स चलते रहे हैं, एनुअल नॉट 5 ईयर इकट्ठा, क्लियर। 1 एनुअल प्लान एक बाद में कब आया, 79 से 80, एक तब आया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक तो 66 से लेके 60 और एक लास्ट में 90 से लेके 92, ये 2 एनुअल प्लान्स थे, मतलब 2 यहां पे टोटल कितने हुए, ये 3 1 2 6 प्लान क्या किए गए थे, लॉन्च किए गए थे। यस प्लीज, डिफरेंट 5 ईयर्स, different 5-year plans had different goals. वो तो है, हर 5 साल का जो गोल है वो क्या होगा, डिफरेंट। देख आज की नीड्स क्या है मेरे, गोल ये होंगे, 5 साल बाद की नीड्स क्या है मेरे, गोल वो होंगे। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट the plan documents not only specify the objectives to be achieved in the 5 years of plan, but also what is to be achieved in the long run. बिल्कुल सर, व्हाट इज टू बी अचीव्ड इन द लॉन्ग रन। सर ये 5 ईयर प्लान्स के अंदर आपका सिर्फ ये 5 साल का व्यू नहीं लिया जा रहा, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है वो भी तो बताओ। कहीं आप सोच रहे हो कि सिर्फ मेरे को तो 5 साल का मौका मिला तो ये 5 साल के अंदर मैं ये करूं,
तेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है? जनता ये भी तो सोच, अगर मान लो जनता तुझे एज अ फेस देख रही है कि तू लॉन्ग टर्म चलेगा हमारे साथ, और तू कह रहा मैं तो जी 5 साल का सोच के आया हूँ मेरे को तो अभी पता ही नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म भी अपना विजन बताना होगा। अब जैसे एट प्रेजेंट, जब ये 2019 के पीछे इलेक्शंस हुए थे, इन्होंने 2024 का प्लान भी पहले बता दिया था कि नेक्स्ट आगे 2024 में हम ये पॉलिसीज लेके आएंगे। और अब जब 2024 के इलेक्शन आएंगे ना, तो देख लियो 5+ आगे इनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, ये सब कुछ पहले ही एक विजन दे देते हैं। डिक्लेयर नहीं करते, विजन दे देते हैं कि हमारी सोच ये। देखो सिंपल सी पॉइंट, 10 साल के अंदर या 8 साल तो हो ही चुके, 8 साल के अंदर हम लोगों ने चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर बहुत देखे, क्लियर चेंजेस बहुत देखे। दैट मीन्स कैसे आप लोग पेपर करेंसी से प्लास्टिक कार्ड्स पे शिफ्ट करे, प्लास्टिक मनी से आप लोग ई मनी पे, ई मनी से ऊपर भी आप क्रिप्टो में, मतलब डे बाय डे नए नए पॉइंट्स, नए नए थिंग्स लॉन्च होती जा रही है, आती जा रही है। क्लियर, कितनी ज्यादा यूसेज, एनएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, चलो ये तो पुराने भी थे, आईएमपीएस कितना होने लग गया, ठीक है ना। चाहे देखो कुछ भी सिस्टम थे, यूपीआई पेमेंट्स कितनी होने लग गई। ये सब सिस्टम जो है ना, आपने देखा आपको कैशबैक ऑफर्स मिलती हैं, डिस्काउंट ऑफर्स मिलती हैं, और कुछ नहीं, ये सारे लालच हैं एक नंबर में इकोनॉमी करने की। देख सिंपल सी बात, तुम कैशबैक के चक्कर में एंट्री कहां से करोगे? बाय बैंक। बाय बैंक जो चीज एक बार हो गई, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। जो कैश में कच्चे में पेमेंट होती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड होता है? वहीं घपला होता है। जितनी ट्रांजैक्शन, तुम बिजनेसमैन को ना, बिजनेसमैन जिसके पास है, पड़ा है, ब्लैक मनी है, उसको कह दो कि ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। 500 चाहे पल्ले से पड़ जाए, देंगे कैश में। मेरे को 500 का लालच नहीं है। अगर तेरे 500 के लालच में ये पूरी पेमेंट पक्के में कर दी, नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का, वो उठा के ले जाएंगे मेरे को। वो क्या कहेंगे, ना 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 रहने दे, तू कच्चे में पेमेंट कर, चाहे दे के आनी पड़े खुद, चाहे मेरे 200-300 एक्स्ट्रा लग जाए, पर पेमेंट कच्चे में करूंगा। क्यों? ये कौन सा व्हाइट का पैसा है, ब्लैक का पैसा खर्च करूंगा, एक्सपेंडिचर करूंगा। आजकल हर चीज आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ, केवाईसी के साथ अटैच्ड है। इंफॉर्मेशन गई, कभी ना कभी को बुलावा आएगा ही आएगा, बुलाएंगे, नोटिस आएगा ही आएगा। ये चीजों के ऊपर ये बहुत फोकस है। हमें तो पता ना, हम फील्ड में इसी लाइन में है, टैक्सेशन लाइन में है साथ में, हमें पता है कि सर डे बाय डे क्या क्या चेंजेस आप लोगों को मिल रही है। इनकम टैक्स असेसमेंट जो होती थी, जो माड़ा मोटा ले दे के सेटल कर लेते थे, हम लोग भी करवा देते थे क्लाइंट्स का, अब नहीं होता। अब आजकल इन्होंने क्या कर दी, फेसलेस असेसमेंट, जाने की जरूरत ही नहीं, ऑनलाइन नोटिस आएगा, ऑनलाइन ही तुमने क्या करना है, रिप्लाई करना है। ज्यादा से ज्यादा अगर मीटिंग की जरूरत पड़ी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी बात बता सकते हो। मतलब नो फिजिकल मीटिंग, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो रिकॉर्ड भी हो रही है साथ। वहां पे कह देगा, इशारा कर देगा कि बाहर सेटल कर लेते, कि लेना देना कुछ कर लो। तुझे ये भी नहीं पता होगा, ये भी नहीं पता होगा तेरा केस, तू यहाँ का है ना, तेरा केस साउथ में लगा देंगे जाके, साउथ के पर्सन के पास। ऑनलाइन तो करना है, कौन सा कहीं जाना है, उसको तेरी बात समझ नहीं आनी, तेरी उसको नहीं समझ आनी। समझ गए ना? अगले ने क्या करना है जी, डॉक्यूमेंट्स हैं, यस तो दिखाओ, नहीं है तो चलो डिमांड पे आउट करो। ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे थिंग्स, नई नई चेंजेस क्या करते जा रहे हैं, डिजिटाइज्ड वर्ल्ड के अंदर ये सब कुछ लेके आ रहे हैं। और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। अल्टीमेटली फॉरेन और यहाँ पे जो हमारा फर्क है वो यही फर्क है, वहां पे सब लोग क्या करते हैं, टोटली वाइट में डील करते हैं, क्योंकि सर उनका स्टार्टिंग से ही सिस्टम क्या है, इंक्रीज। ऐसा नहीं कि वहां पे ब्लैक मनी नहीं है, बट सर मोस्ट 95% ऑफ द वर्क वहां पे क्या है, एक नंबर व्हाइट में। सर जो भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, ऑलरेडी टैक्स काट के पेमेंट आपको मिलेगी। और वहां पे दूसरी बात, गवर्नमेंट के पास जितनी टैक्स कलेक्शन होती है ना, वो लोगों पे खर्च करती है। वहां बस एक चीज मुश्किल है, दूसरी कंट्री से आकर आपको बस वहां की एक बार सिटीजनशिप लेनी, और सिटीजनशिप वो ऐसे नहीं देती जल्दी, 5 साल वो भी गारंटी नहीं है।
वो भी गारंटी नहीं है, नहीं वो भी जरूरी नहीं है। पीआर मिल जाती है, पीआर परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है, बट यू डोंट बिकम द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। सिटीजनशिप जो मिलती है वो काफी सारी कंडीशंस होती है, काफी सारे आपकी क्राइटेरियाज चेक होते हैं, बट एक बार अगर सिटीजन बन गए ना, देन सारे बेनिफिट्स जो जो सरकार खर्चा देती है सब कुछ आपको क्या होगा, अवेलेबल। तभी तो लोग वहां पे खुश होके क्या करते हैं, टैक्स पे आउट करते हैं। अपने यहाँ पे क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है जितना टैक्स हम पे करेंगे हमें वापस मिलना ही नहीं है, किसी भी फॉर्म में नहीं मिलना, और वो भी कोई ना कोई करप्शन बीच में ही चली जाएगी। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे सर, एक हमारे मतलब स्टैटिस्टिशियन बहुत फेमस रहे हैं जिनका डाटा काफी बार इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर यूज किया गया, दैट इज पीसी महालनोबिस। कॉमन वर्ड, वन वर्ड के अंदर पूछा जाएगा ये स्पेशली, पीसी महालनोबिस पढ़िए। प्रशांत चंद्र महालनोबिस इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। मतलब इन्होंने लेआउट दी, इकोनॉमिक प्लानिंग की जो लेआउट प्रोवाइड करी वो किसने प्रोवाइड करी, इस स्टैटिस्टिशियन ने। एन एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन, यस, he made a landmark contribution to Indian planning during the second 5-year plan. सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा। वो ना फर्स्ट पहले किसी को पता ही नहीं था करना क्या है, बना लिया 5 ईयर प्लान, सक्सेसफुल इतना नहीं गया। सेकेंड टाइम इन्होंने अपनी आर्किटेक्टशिप के अंदर, अपनी डायरेक्शंस के अंदर पूरी गाइडेंस दी, लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन दिए, मतलब मेजर इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, इस स्टैटिस्टिशियन की। आगे he developed a model of इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, और इन्होंने एक वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस किया, क्या कहते जी, इंडस्ट्री लाओ। इंडस्ट्री लाओगे ना, नई इंडस्ट्री लगेगी, जीडीपी रेट भी बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, सब कुछ चेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तुम तरक्की करो, तुम काम लेकर आओ। काम किसने करना है, लोगों ने। लोग काम करेंगे तो उनको भी होंगे पैसे, तो पैसा होगा तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप सुधारेंगे। इन्होंने फोकस क्या करा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। आगे टुवर्ड्स बिल्डिंग अप क्या, डोमेस्टिक कंजम्पशन गुड सेक्टर। यस, महालनोबिस मेड Significant contribution to the field of statistics in India. Yes, he established Indian Statistical Institute ISI in Calcutta and started a journal। ये इनके बारे में है, संख्या वो एक्चुअली स्टैटिस्टिशियन है, तो नंबर्स पे, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या। ये एक जर्नल इन्होंने शुरू किया, which is respectable forum for statisticians to discuss their ideas। जैसे अपन नहीं बनाते जर्नल्स, मैगजीन्स, अपने अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ। So this is all background regarding the 5-year plans in India. Clear? So next class में प्लानिंग इन इंडिया की नीड प्लस आगे जो लाइन बाय लाइन टॉपिक्स होंगे, ये क्या होंगे, रीड होंगे। आप लोगों को पहले बता दिया, कमिंग वेडनेसडे मनी टॉपिक आप लोगों का क्या होगा, टेस्ट होगा। छोटा सा टॉपिक है, प्रॉपर वे से अपनी प्रेपरेशन करना स्टार्ट करें, एंड मस्ट बी सबने टेस्ट देना ही देना है। क्लियर? जशन आपके जो पेंडिंग है लेक्चर्स लगाइए, अदरवाइज इनको भी मनी टॉपिक मैंने करवाना है, आप दोनों को इकट्ठी करवाना जैसे भी पॉसिबल होगा। क्लियर? बट फॉर श्योर वेडनेसडे आप लोगों का टेस्ट होना ही होना है मनी का, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू प्रेपरेशन करें। ठीक है जी, ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके जी।